हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। बेटा आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज का ये जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेनली किसके बारे में, जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल थे जैसे राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम फिर मेनली डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न को, जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज ये आपका लास्ट लेक्चर है। बेटा लेट मी टेल यू, अगर ये आज चैप्टर ख़त्म हो जाता है इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका नेक्स्ट चैप्टर शायद एनिमल टिश्यू से रिलेटेड है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको बता दूं कि बेटा जब भी आपका संडे आएगा यानी इनकमिंग संडे को कह सकते हैं अप्रॉक्स 2 जुलाई, यानी आई थिंक 2 जुलाई के अप्रॉक्स पड़ेगा संडे। तो ये हम आने वाले इनकमिंग संडे को आपका टेस्ट होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, या फिर ऐसा करेंगे उससे नेक्स्ट संडे को हम टेस्ट रख सकते हैं अगर बाई चांस इस संडे को, क्योंकि इस वीक में तो ये चैप्टर ही ख़त्म होगा, तो आने वाले नेक्स्ट संडे को हम इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट रखेंगे। उससे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए इसकी DPP प्लस इस चैप्टर के लिए शीट मिल जाएगी डायमंड एकेडमी की ऐप पर, तो आप वो प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चंस आज मैं भी लेके आई हूँ, देखो जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो अगर मैं बात करूँ टुडेज़ गोल की, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टुडेज़ गोल को ऐड कर लेते हैं। टुडेज़ गोल में हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर हम राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड उसके बाद मेनली सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? मेनली सेल डिवीज़न को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो पहले हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। देखो अब चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे मतलब आपको पूरा ही चैप्टर एक बार रिकॉल करा देना चाहिए बहुत ही शॉर्ट में। तो हम आज स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर को रिकॉल करने वाले हैं। आपने आई थिंक प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो अपने नोट्स को स्टार्टिंग से खोल लीजिए और उसके बाद हमें चैप्टर को रिकॉल करना है। तो अगर देखो चैप्टर की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेल। सेल आखिर है क्या? इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो। सेल सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी जो लाइफ है वो सेल से ही ओरिजिनेट होती है। देखो जायगोट है, जायगोट सिंगल सेल बनता है, सिंगल सेल होता है, उसके बाद वो डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हमने देखा था। तो सेल जान लिया सेल है क्या। फिर हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ सेल की, यानी सेल को डिस्कवर किसने किया। तो बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया था? सेल को। और कैसी सेल को डिस्कवर किया था? डेड सेल को। उन्होंने क्या किया, ट्री की एक बार्क को लिया, उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी थी। जैसे हनी कॉम्ब में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही वहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे, और जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। सेल लेटिन वर्ड से लिया हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। क्या होता है उसका मतलब? कंपार्टमेंट। ये लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल को। फिर आया एंटोनी वैन लीवेनहुक, उन्होंने डिस्कवर किया लाइव सेल को। जिंदी सेल को किसने डिस्कवर किया था? लीवेनहुक ने। ये हमने देख लिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, और पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को। ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने डिस्कवरी देख ली थी, फिर हमने सेल की स्ट्रक्चर की बात की थी कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सेल में बोला था सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, और अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल मिलेगी। उसके बाद साइटोप्लाज्म मिलता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, उसमें कुछ ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या क्या है हमने मेनली पढ़ा था। ऑर्गेनल्स की बात करूं तो आपको इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस सेंटर होता है, पूरी सेल का ब्रेन होता है, यानी जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी के फंक्शंस को हमारा ब्रेन, वैसे ही सेल के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है जेनेटिक मटेरियल, DNA आइदर RNA। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल मिलता है।
उसके बाद हमने अच्छा 1 बाय 1 हमें अब क्या डिस्कस करना था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना था। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ मैं ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी इसमें से कुछ ही चीज़ों को ये पास करने देती है, अलाउ करती है कुछ ही चीज़ों का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। ये हमने सेल मेम्ब्रेन देख ली थी। प्लांट्स की बात करें तो वहाँ सेल वॉल भी मिलेगी। सेल वॉल रिजिड होती है, क्या होती है, रिजिड होती है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट बात की थी किसकी, बेटा सेल वॉल हो गई। उसके बाद अंदर क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड यानी जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैंने बोला था साइटोप्लाज्म यानी इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। फिर हमने न्यूक्लियस की बात की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर न्यूक्लियस को हमने देखा था कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, इस पर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी जिन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोर। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोर, ताकि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है आपस में क्या हो सके बेटा, एक्सचेंज हो सके, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन्स मिलते हैं, धागे लाइक, उलझे हुए धागे लाइक यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहती है जो आपस में और कंडेंस होकर के और उलझ के कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, और उनके अंदर मिलता है डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म हमने देखी थी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। अच्छा, उसमें कहा था एक और डेंस स्ट्रक्चर मिलती है, न्यूक्लियोलस भी मिलता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद बात करते हैं, हमने नेक्स्ट ऑर्गेनल पढ़ा था क्या, ये तो आपका सेल का स्ट्रक्चर हो गया कि एग्जैक्टली सेल में क्या क्या मिलता है। उसके बाद हमने देखा था क्या मिलता है, उससे न्यूक्लियस से अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो क्या है, एक सेल ऑर्गेनल। क्या है बेटा, एक सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ट्यूब, क्रिस्ट, सिस्टर्ने या फिर वेसिकल्स की फॉर्म में होगा, ये हमने देखा था। दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है, क्योंकि उस पे उसकी सरफेस पर अटैच रहते हैं राइबोसोम्स। क्या अटैच रहते हैं, राइबोसोम, जो किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसीलिए बेटा हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, कोई राइबोसोम नहीं मिलते, स्मूथ है और वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है किसमें, लिपिड या कह सकते हो फैट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। लिपिड के फॉर्मेशन में या स्टेरॉइड्स के फॉर्मेशन में, मतलब फैट के फॉर्मेशन में, ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट ऑर्गेनल की, वो क्या है, गोल्जी एपरेटस। किसने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसी भी प्रोटीन का या फिर कह सकते हो शुगर का, क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और यहाँ पर इसकी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म फेज होती है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने गोल्जी एपरेटस देख लिया, अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने किसके बारे में बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसको मैंने बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, बाहर वाली मेम्ब्रेन पर पोर प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड रहती है। कैसी रहती है बेटा, फोल्डेड रहती है, और इनके बीच में फ्लूइड यानी मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ये हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करता है, एनर्जी फॉर्मेशन में, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हमने बात की थी प्लास्टिड की।
प्लास्टिड में क्या होता है बेटा, ये कलरफुल सब्सटेंस यानी यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर मिलता है। देखो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलता है, एनिमल्स के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पर इसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की बात की थी। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट अदर सब्सटेंसेस के लिए होता है, जैसे रेड कलर के लिए, येलो कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए। बीटा कैरोटीन यानी कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो बेटा ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस पिगमेंट होता है। यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ये हमने बात की थी प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो हमने डिस्कस किया था लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम को अगर मैं व्हाट इज दिस, अगर हम बात करें लाइसोसोम की, किसकी बात करें बेटा, लाइसोसोम, तो यहां पर हमने कहा था इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोरेज रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम का। क्या होगा, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स रिलीज होंगे, ब्रेकडाउन होता है मटेरियल का, जो भी मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन होता है। और सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, अगर मान लो सेल डैमेज हो गई है तो उसकी क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस यानी खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम की बात की थी। उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना था, वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मेनली किस में मिलता है, प्लांट्स में। लार्जर होता है, प्लांट में लार्ज होता है। एनिमल सेल की बात करें तो टेम्परेरी है, रेयरली मिलता है, लेकिन स्मॉल होगा साइज में अगर प्लांट एनिमल्स में है तो। लेकिन प्लांट्स में होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, और वो है हमारा राइबोसोम। क्या है बेटा वो, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि राइबोसोम्स सभी सेल के अंदर मिलते हैं, सभी सेल के अंदर राइबोसोम मिलते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। और बेटा ये हेल्प करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर मैं राइबोसोम की बात करूं, किसकी बात करूं आपसे, राइबोसोम की, तो क्या होगा कि मान लो ये क्या है, सेल है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स इस तरीके से छोटी छोटी यूनिट्स मिलेंगी सेल के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। और ये क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली कह सकते हैं कि आरएनए मिलता है इसमें। क्या मिलता है, मैच्योर आरएनए की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द स्मॉल, वेरी गुड, these are the small particles। ये क्या होते हैं बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कुछ मैसेंजर कॉल्ड आरएनए। क्या काम होगा आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा बेटा, प्रोटीन के सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है प्रोटीन के फॉर्मेशन में, आरएनए। तो आरएनए का फंक्शन याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या काम होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या होगा बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। किसकी बात करते हैं, सेंट्रियोल। अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं तो ये आपका लास्ट ऑर्गेनल है जो आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है आपको सेल में। इसके बाद बेटा हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे डिटेल में और सेल के बारे में। तो सेंट्रियोल की बात करूं तो बेटा ये आपको मिलता है सिर्फ एनिमल सेल में। किस में मिलता है, सिर्फ एनिमल सेल में, कहीं और नहीं मिलता। प्लांट्स में सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में यानी एनिमल सेल में मिलेगा। दीज आर सिलिंड्रिकल, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस तरीके के होते हैं सेंट्रियोल, सिलिंड्रिकल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछ ले इनका फंक्शन क्या है तो बेटा ये हेल्प किस में करेंगे, सेल डिवीजन में। अलग से लिख देती हूँ, ध्यान रखना है इनका फंक्शन, ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। किस में हेल्प करेंगे बेटा,
सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ किस में मिलेंगे? एनिमल सेल्स में। तो सेंट्रियोल भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, देखो मेन आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कि आखिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो देखो इन डिफरेंसेस को छोड़ के जो कुछ भी मिलता है वो सब सिमिलरिटीज हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सिमिलरिटीज बतानी है प्लांट सेल एनिमल सेल की, तो इन पॉइंट्स को छोड़ के कुछ भी लिख के आ जाना, वो सब क्या होंगी? सिमिलरिटीज। लेकिन होना चाहिए चैप्टर से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख के आ रहे हो। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। क्या होगा? अ रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट में क्या मिलती है? सेल के बाहर रिजिड सेल वॉल मिलती है। याद करो सेल वॉल मैंने कहा था सिर्फ प्लांट में मिलती है। प्लांट में भी किसकी बनी हुई होती है बेटा? सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। तो प्लांट सेल में क्या मिलेगी? सेलुलोज की सेल वॉल मिलेगी। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहती, यानी कह सकते हो सेल वॉल इज एब्सेंट, नो सेल वॉल प्रेजेंट, या फिर कह सकते हो इन शॉर्ट सेल वॉल इज एब्सेंट। चलो ऐसे लिखते हैं इसको, जब इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट। एब्सेंट रहती है प्लांट, एनिमल्स में क्या रहेगी? एब्सेंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मैं प्लांट की बात करूं तो बेटा प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन देखने को मिलते हैं उनकी लीव्स वगैरह, मतलब उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट के लिए क्या? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? टाइप है प्लास्टिड का। तो क्या मिलता है इनमें? कलर देखने के लिए, कलर के लिए क्या मिलेगा? प्लास्टिड फॉर कलर्स। कलर्स मतलब पिगमेंट्स के लिए। याद करो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, और क्या? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रेड, क्या ऑरेंज, येलो, इस टाइप के कलर के लिए अभी मैंने बताया था। तो क्या प्रेजेंट होगा? प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। लेकिन एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होता। एनिमल्स का जो कलर होता है, ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, वो किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन इनमें प्लास्टिड नहीं होता, एनिमल की सेल में प्लास्टिड नहीं होता। सिर्फ किसको छोड़ के? एक एक्सेप्शन है यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स की। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स की। यूग्लिना जब लाइट की एब्सेंस होती है तो एनिमल हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, लाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। अभी मैंने बताया एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, रेयरली मिलते हैं, किसी किसी में देखने को मिलते हैं, सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो एनिमल्स में वैक्यूल छोटे होंगे, टेम्परेरी होंगे। लेकिन वही प्लांट की बात करूं तो प्लांट्स में बेटा लार्ज और परमानेंट होंगे। देखो अगर ये सेल है, अगर ये सेल है प्लांट की और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल मिलेगा इस तरीके से। तो लार्ज एरिया कौन कंटेन करके रखता है? वैक्यूल। उसके बाद डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल। आज ये बोर्ड ज्यादा शैतानियां नहीं कर रहा। डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल, यानी प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं मिलता है, लेकिन सेंट्रियोल एनिमल सेल में सेंट्रियोल मिलता है। और ये हेल्प करेगा किसमें बेटा? सेल डिवीजन में। किस में हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। तो आई थिंक डिफरेंस आपको क्लियर होगा, ठीक है? डिफरेंस आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में, ठीक है? अच्छा सुनो, अब नेक्स्ट हमें सेल डिवीजन पढ़ना है। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है बेटा? सेल डिवाइड हो जाती है इनटू न्यू सेल्स में। याद करो सेल थ्योरी, मैंने पढ़ाया था आपको। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, स्लैडिन एंड श्वान। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, उन्होंने बोला सेल यानी सभी एनिमल और प्लांट्स किससे बने हुए? सेल से बने हुए। लेकिन जब उन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि भाई वो सेल आती कहाँ से है, वो सेल आती कहाँ से है, तो वो नहीं बता पाए, इसीलिए सेल थ्योरी फेल हो गई। या फिर कह सकते हो सेल थ्योरी यानी स्लैडिन श्वान इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर आए थे रुडोल्फ विर्को, याद करो बताया था, रुडोल्फ विर्को ने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को और उन्होंने कहा था सेल्स जो आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, पुरानी सेल से बनती हैं।
जो हमारी नई सेल होती हैं वो किससे बनती हैं बेटा, पुरानी सेल से। तो इसीलिए क्या होता है, पुरानी सेल से नई सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन। मान लो क्या होगा, ये आपके पास कोई सेल है, ये आपकी क्या है, कोई सेल है, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन। और डिवीजन होकर के क्या बन जाएंगी, दो नई सेल बन जाएंगी। इस तरीके से क्या बन जाएंगी, दो नई सेल। इनमें फर्दर डिवीजन होगा, फिर दो नई सेल बनेंगी। तो इस तरीके से क्या रहता है, 1 से 2, 2 से 4 क्या बनती रहती हैं, नई सेल बनती है। मतलब सेल डिवाइड करती है, सेल क्या करती है बेटा, डिवाइड करती है। डिवीजन कैसे होगा, मान लो एक बार मैं आपको डिवीजन भी समझा देती हूँ। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, पहले सेल का न्यूक्लियस एलोंगेट होगा, यानी इसमें क्या होगा, एलोंगेशन, और धीरे धीरे करके डिवीजन होगा कुछ इस तरीके से। ये सेल और ये न्यूक्लियस अलग डिवाइड हो गया, फिर क्या हो जाएगी, दो नई सेल बन जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल डिवीजन। क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन। रीजन क्या है सेल डिवीजन का, सेल डिवाइड्स ड्यू टू, किसकी वजह से सेल डिवाइड करती है, अगर बॉडी की ग्रोथ होनी है। हमारी बॉडी की ग्रोथ देखो, जब हम इतने से थे, छोटे से थे, पैदा हुए थे, अब इतने बड़े हो गए, कैसे हुए भाई, हमारी बॉडी की सेल्स डिवाइड करती गई, ऑर्गन्स बनते गए, और क्या हुआ, ग्रोथ होती गई है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए, रिप्लेस के लिए, मान लो लिखा क्या है, रिप्लेस ओल्ड एंड डेड एंड इंजर्ड सेल को। मान लो आपको कहीं चोट लग जाती है, आप कहीं जा रहे थे और जाते आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते गिर गए और आपके कहीं नी में या पैर में कहीं इंजरी हो गई, यानी घिस गया वो। क्या होता है, कुछ दिन बाद देखो वहाँ देखा होगा खुरन सा जमता है, स्कम थक्का सा जमता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होकर वहाँ पर नई स्किन आ जाती है, ठीक हो जाता है। तो क्या हुआ, पुरानी सेल जो डेड सेल थी वो हट गई और नई सेल आ गई। कैसे हुआ ये सब, ये सब हुआ सेल डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, सेल डिवीजन की वजह से। तो रिप्लेसमेंट होता है ओल्ड एंड डेड एंड इंजर्ड सेल का, और उसकी जगह नई सेल आ जाती है थ्रू द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की वजह से। उसका नेक्स्ट रीजन है फॉर गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, सेल डिवीजन। किसके थ्रू बेटा, मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो दो टाइप का होता है, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। पहला क्या है, माइटोसिस, और दूसरा क्या है, मियोसिस। आपको माइटोसिस मियोसिस बेटा क्लास 11th में पढ़ना है डिटेल में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में। तो आपका ये चैप्टर यहीं एंड होता है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको डीपीपी और शीट्स मिलेंगी, वो आपको लगानी है। ठीक है, तो आपकी ऐप पर मिल जाएंगी, वहाँ जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा दूँ, मैंने लिखे हैं। देखो, क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु फॉर्मुलेटेड इट। तो सेल थ्योरी क्या है, याद करो, अभी एक्सप्लेन किया है कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसने दी थी, सबसे पहली बात तो स्लैडिन एंड श्वान ने दी थी। याद करो, अपनी कॉपी पलट के देखो स्टार्टिंग में। फिर मैंने कहा कि है क्या सेल थ्योरी, तो उन्होंने बोला था सेल थ्योरी में कि सभी एनिमल्स और प्लांट्स किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के। ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किसके बने हुए होते हैं, सेल के। यही क्या थी, सेल थ्योरी थी। फुल फॉर्म बतानी है डीएनए एंड एटीपी की, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो एटीपी की भी फुल फॉर्म बताई थी। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। स्टार्टिंग में ही मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। लिखाया है, देखना ध्यान से। और ये सभी क्वेश्चंस आपको करने, रफ में इनकी थ्योरी आंसर्स लिखने की कोशिश करिएगा। फंक्शन बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो क्या फंक्शन होगा बेटा, दो फंक्शन लिखाए थे मैंने, तुम्हें याद करो क्या क्या थे। मैंने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो वहाँ फॉर्मेशन होता है लिपिड का, मतलब फैट मॉलिक्यूल्स का। और अगर मैं आपसे बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, वहाँ पर फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच रहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है वाटर सुसाइडल बैग। अभी बताया है लाइसोसोम क्या करते हैं, अपनी सेल को डैमेज करके यानी क्या कर जाते हैं, फागोसाइटोसिस करते हैं। तो क्या होते हैं सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। क्या होते हैं बेटा, लाइसोसोम। तो आपको इनके बारे में लिखना है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होंगे। बाकी के क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। ये नहीं है मैम ने चैप्टर करा दिया है तो अब इसको खोल के ही ना देखें। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।